नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। देखिए, आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं उत्तराखंड ग्रुप सी मॉडल पेपर का। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं। देखिए, आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, ये पेपर आपको कैसा लगा। ये जो मॉडल पेपर है, डिफ़िकल्ट था, इजी था, या कैसा था, तो ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके और अच्छे मॉडल पेपर बनाए जा सके आपके लिए। तो बेसिकली ये आपके ग्रुप सी जो एग्ज़ाम है उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अनुसार ये बनाया गया है। तो ये सेकंड पार्ट है, तो इसको देखते हैं हम आज। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से विस्मृत यात्री उपन्यास के लेखक कौन है? ये चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए, हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेखक हैं आपको दिए गए होंगे। जो दूसरा सेक्शन है हिंदी के सिलेबस में, उसमें गद्य और पद्य दोनों का दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर आपका रहने वाला है। तो विस्मृत यात्री उपन्यास के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। जिन्होंने ए गैस किया है या फिर जिनको पता था, तो बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन विस्मृत यात्री उपन्यास के लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था यूपी आजमगढ़ में 9 अप्रैल 1893 में। कई बार डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और एटलीस्ट जो सिलेबस में लेखकों के बारे में बताया गया है, जो भी लेखकों के नाम दिए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका एक अन्य नाम था राहुल सांकृत्यायन का, वो था केदारनाथ पांडे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास है जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो हो गया आपका विस्मृत यात्री, इसके अलावा 20वीं सदी नाम से एक उपन्यास है इनका, इसके अलावा जीने के लिए एक उपन्यास है, और इसके अलावा दिवोदास। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास है जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और राहुल सांकृत्यायन आपके सिलेबस में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, भोपाल, देहरादून या फिर दिल्ली। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश, भोपाल में ये स्थित है। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो ये हुआ था आपका 1991 में। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हिम तरंगिणी, इसके अलावा युग चरण, साहित्य के देवता, ये कुछ इनके प्रमुख कृतियां हैं जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है, भोपाल। इसके बाद श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूछा गया है। श्रोत भाषा का मतलब यानी कि जो मूल भाषा है उसको लक्ष्य भाषा, यानी कि जिसमें परिवर्तित किया जाना है, उसमें अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूछा गया है। पल्लवन, अनुवाद, संक्षेपण या फिर प्रेषण। तो बी जिन्होंने गैस किया है बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं अनुवाद, ट्रांसलेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल संस्कृत अगर मूल भाषा है और उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये होगा स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों का लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना, यानी कि उसे डायरेक्ट बिना किसी चेंजेस के किसी लक्ष्य, यानी कि टारगेट जो लैंग्वेज है जिसमें चेंज करना है, उसमें परिवर्तन या फिर अभिव्यक्त करना अनुवाद ही कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यह है आपका एक और क्वेश्चन। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। सिल्वर वेडिंग आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। तो सिल्वर वेडिंग एनसीईआरटी के सिलेबस में ही है, आई थिंक हिंदी के। तो ये 12th में है या 11th में है, तो जिसमें भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है। सिल्वर वेडिंग की कहानी का मुख्य पात्र कौन है, अगर आपको याद हो तो यशोधर बाबू नाम था, ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं डायरेक्ट, जो बुक है एनसीईआरटी की, तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप, एटलीस्ट उसके जो चैप्टर्स हैं और लेखक राइटर्स हैं वो उनके बारे में। तो ये भी याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है सिल्वर वेडिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र या फिर प्रेषण पत्र। तो इसे कहते हैं पार पत्र। पार पत्र या फिर दूसरे शब्द में इसे अनुमति पत्र भी कहा जाता है।
तो दोनों का मतलब एक ही है, पारपत्र या फिर अनुमति पत्र, जिसे पासपोर्ट को, इसे शुद्ध हिंदी में अगर पूछा जाए तो पासपोर्ट को पारपत्र या फिर अनुमति पत्र कहा जाता है। इसका यूज़ क्यों होता है आपको मालूम ही होगा। जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है या फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, इसमें जो यात्री होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, या फिर जो राष्ट्रीयता या फिर जो सिटीजनशिप है उसकी पहचान बताता है या फिर उसको प्रमाणित करता है पासपोर्ट। तो शुद्ध हिंदी में इसे कहते हैं पारपत्र। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हाय। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे कि तुरंग कहते हैं, इसके अलावा सैंधव, अश्व, बाजी, ये सारे आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद है, देखिए लैंग्वेज से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन उत्तराखंड की भाषा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या फिर बिहार की। तो बघेली है आपकी पूर्वी हिंदी की भाषा, ठीक। इसके अलावा इसके अंतर्गत अगर पूर्वी हिंदी की में पूछ लिया जाए कि कितने तरह की भाषाएं आती हैं, तो इसके मेनली 3 प्रकार हैं, जिसमें आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 है। बघेली जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसके अलावा 2 और हैं, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी की भाषाओं के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए, तो हरियाणवी इसके अंतर्गत आता है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये कुछ भाषाएं हैं जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो कभी पूछा जाए कि ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है, तो ये पश्चिमी हिंदी की है। इसी तरह हरियाणवी पूछा जाए तो ये भी पश्चिमी हिंदी की है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थानी अगर पूछा जाए, ऑप्शन सी जो दिया गया है, राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, मालवी हो गया, जयपुरी हो गया, ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। बिहार की बात करें तो इसमें भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी की उपभाषा है बघेली। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद क्या है। सकर्मक, अकर्मक, विकर्मक, सकर्मक, विकर्मक, अकर्मक या फिर कोई नहीं। तो सकर्मक और अकर्मक ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हैं क्रिया के सही भेद। ऑप्शन ए जिन्होंने गैस करा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे, जो भी पिछले 2020 और 21 के करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स की क्लासेस हम दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पहली क्लास आ चुकी है। इस महीने के पहले वीक की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास आ चुकी है, और धीरे धीरे पिछले मंथ की क्लासेस भी कवर करते रहेंगे। और इस हफ्ते का जो सेकेंड वीक है जून का, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो वो भी आपको देखते रहना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि गृह मंत्रालय के सर्वे के आधार पर उत्तराखंड का बेस्ट थाना किसे चुना गया है, यानी कि जो सबसे अच्छा थाना माना गया है उत्तराखंड में, पुलिस स्टेशन जो है वो सबसे अच्छा कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश या फिर टिहरी। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें हल्द्वानी जो है सबसे जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो माना गया है, जो कि नैनीताल में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो ये क्या है, तो ये जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसकी बात करें तो ये इंटरनल सिक्योरिटी और जो डोमेस्टिक पॉलिसी है इसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। इसके हेड कौन है, तो आपको मालूम होगा, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर आता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, हल्द्वानी, नैनीताल जो है उत्तराखंड का बेस्ट थाना चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो भी मुख्य योजनाएं हैं उससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, खासतौर से उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनाएं शुरू की है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये उत्तराखंड ने किया है, आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड राज्य द्वारा ये किया गया है। ये है क्या बेसिकली, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो योजना है इसका नाम याद रखेगा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जो कि उत्तराखंड में शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है, तो देखिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास राज्य मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने इसको शुरू किया। और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य है या फिर ये योजना है क्या बेसिकली, तो देखिए ये जो किट है इसमें 3,500 रुपये की कुछ आवश्यक चीज़ें दी जाती हैं। इसमें जो हेल्थ है और हाइजीन है इससे जुड़ी हुई चीज़ें दी जाती हैं। तो यही है आपकी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। देखिए इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन अपनी तरफ से मान के चलिएगा, एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, लखवार व्यासी बांध। यह ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसका आंसर वही है, लखवार व्यासी बांध। ये चारों इसके आंसर नहीं है। यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है पूछा गया है, तो एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, लखवार व्यासी बांध, जो कि देहरादून यमुना नदी पर स्थित है। इन चारों बांधों की बात भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोठार बांध की बात कर लेते हैं, जो कि एमपी सोन नदी पर है। सूरीधार बांध की बात करें, सूरीधार बांध की बात करें तो यह है आपके तमिलनाडु तपेनियन नदी पर। इसके अलावा किसाऊ बांध की बात करें तो ये टोंस नदी पर है, और कालागढ़ की बात करें तो ये रामगंगा नदी पर है। और कालागढ़ ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कालागढ़ रामगंगा नदी पर है। और यमुना नदी पर पूछा गया है तो इसका नाम है लखवार व्यासी बांध, और यह है आपका देहरादून यमुना नदी पर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो ये आपको ज़्यादातर मालूम होगा सभी को, जिनको नहीं मालूम है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक, 30 सितंबर 2019 को इन्होंने ज्वाइन किया है एज अ एयर चीफ मार्शल। तो इसके पहले कौन थे अगर पूछ लिया जाए तो BS धनोआ थे। ठीक, इससे पहले कौन थे ये आप बताइए कमेंट करके, यानी कि BS धनोआ से पहले कौन थे एयर चीफ मार्शल, वो आपको बताना है नीचे कमेंट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजिए। तो ये आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मलारी गांव में ये खोजा गया था। किसके द्वारा अगर खोजा गया पूछ लिया जाए तो शिव प्रसाद डबराल, ये भी आप जानते होंगे। शिव प्रसाद डबराल की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्रुप सी एग्जाम में। तो ये लिखा गया शिव प्रसाद डबराल द्वारा, जो कि उत्तराखंड के इतिहास और पुरातत्व के बारे में ये बुक बेस्ड है उस पर, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री हो गया या फिर जो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उसके बाद की, या फिर जो भी प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार द्वारा, या जो भी प्रमुख चीज़ें हुई स्वतंत्रता के बाद उससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था किस के द्वारा, तो ये कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं। तो ये है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका BS मिन्हास द्वारा। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा ये किया गया था, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, ये पंजाब के हैं और पद्म भूषण इनको मिल चुका है। तो बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा ये अनुमान किया गया था भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है। तो इंदिरा गांधी भव्य तापीय शक्ति परियोजना कौन से राज्य में स्थित है पूछा गया, तो यह है आपका हरियाणा में। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1500 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक, चीन के शोक के नाम से किससे जाना जाता है अगर कभी पूछ लिया जाए बाई चांस, तो वांग हो नदी ये चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। और ये किस में गिरता है ये पूछा गया, कौन से सागर में। तो ये कुछ नाम ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पूर्वी सागर जापान सागर, इसके अलावा पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, या फिर दक्षिण चीन सागर। तो ये जो है वो किस सागर में गिरता है पूछा गया है, तो ये है आपका पीला सागर। ठीक, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, और ये चीन के सबसे उत्तर में बहने वाली नदी है, इसको भी याद रखिएगा। पीला सागर क्यों कहते हैं, तो देखिए इस नदी के साथ जो है ये जो सागर है इसमें पीली मिट्टी जल के साथ बहती रहती है, इस वजह से इसका जो कलर है वो पीला जैसा होता है, तो इस वजह से इसे पीला सागर कहते हैं, पीली मिट्टी बहने की वजह से। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किस में सिप कीला दर्रा स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो सिप कीला दर्रा कौन सी हिमालय घाटी में स्थित है पूछा गया है, तो यह है आपका सतलज घाटी में। यह है कहाँ, यह हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले में है। किन्नौर और
तिब्बत का जो जांदा जिला ये दोनों को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है वो दोनों को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और एक और चीज़, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है वो जाता है आपका सिपकिला दर्रा तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो सतलज घाटी जो है वो हिमालय की घाटियों में कौन सा, सतलज घाटी में सिपकिला दर्रा स्थित है, बस ये याद रखिएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की बात की जा रही तो यूपी की सबसे ज़्यादा है। और सारे क्वेश्चन आपके अभी भी 2011 के अकॉर्डिंग ही रहेंगे ज़्यादातर। तो उत्तर प्रदेश जो है वो अनुसूचित जाति के मामले में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या यूपी में है। सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो ये मिज़ोरम है, ठीक है। मिज़ोरम की बात कर लेते हैं। देखिए यूपी के सीएम कौन है आपको मालूम होगा, मिज़ोरम के सीएम कौन है अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। और मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल है, ये आपको मालूम होगा। तो सीएम के बारे में बताइए कमेंट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो यह है महिपत शाह ने, ठीक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए जो गढ़वाल और कुमाऊं के राजा थे वो युद्ध रत रहते थे, यानी युद्ध के लिए तैयार रहते थे उसको अपनी सीमा बनाने के लिए। तो ऐसी कौन सी नदी थी? तो ये थे आपकी काली नदी, ठीक, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय के नीचे से जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसके बीच जो ये काली नदी है वो सीमाओं को निर्धारण करने वाली नदी के तौर पर देखा जाता है इसको। तो इसी वजह से ये जो है गढ़वाल और कुमाऊं के राजा इसके लिए युद्धरत रहते थे काली नदी के लिए। इसके बाद निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ये कुछ जातियों के नाम दिए गए हैं, किरात, खस, जाड़ या फिर संथाल। समझ गए होंगे आप, किरात आपने सुना है, खस भी आपने, जाड़ भी आपने सुना है। संथाल जो है ये उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करता, ये झारखंड से बिलोंग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 26 जुलाई 1979 में, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए सिलेबस में इस बार जो अभी अपडेट होकर सिलेबस आया है उसमें आपका कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो अलग से ऐड करके पूरा एक सिलेबस दे दिया गया है उसका कुछ यूनिट्स में। तो इस बार हो सकता है ग्रुप सी एग्ज़ाम में आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कंप्यूटर के। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको लेकर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं या फिर लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर, उसके क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग लाए जाएँ या नहीं। कमेंट करके आप बताएं ज़रूर, ताकि उस पर भी कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जा सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है, किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट और अन्य डाटा को भंडारित या फिर यानी कि स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसे अन्य स्थान पर चिपकाते हैं? चिपकाते हैं का मतलब है, ये हिंदी में लिखा गया, चिपकाते का मतलब है पेस्ट कर देते हैं या फिर उसको अन्य स्थान पर सेव कर लेते हैं, ठीक। तो कौन सा है जिसमें टेक्स्ट और डाटा को भंडारित किया जाता है? हार्ड डिस्क होता है, रोम होता है, क्लिप बोर्ड होता है या फिर CD रोम। तो CD रोम आपको मालूम है एप्लीकेशंस हो गया, डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो CD रोम या फिर CDROM, रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका राइट आंसर होगा CD रोम। इसके बाद रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? स्पूलिंग, बूटिंग, सेविंग या फिर बफरिंग। तो बफरिंग तो आपको मालूम होगा, बफरिंग होता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कोई साइट ओपन नहीं होता है तो जो बफर होता है, या फिर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वो होता है आपका बफरिंग। सेविंग तो सिंपल सेविंग हो गया। स्पूलिंग और बूटिंग, इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना आपने सुना होगा, बूटिंग कहलाता है ये। तो बूट का प्रोसेस होता है जब रैम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, तो बूटिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें पूछा गया है कि एक उच्च गति की स्मृति युक्ति यानी कि मेमोरी जो डिवाइस है CPU में प्रक्रिया या फिर प्रोसेस के दौरान अस्थायी स्टोरेज हेतु यूज़ होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका बैक साइड बस, ठीक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कह लीजिए वो हमने देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। जितने भी आपके करेक्ट आंसर हैं इस
26 क्वेश्चन में से वो आप कमेंट करके बताइए। और पेपर, ये जो पेपर था, ये जो मॉडल पेपर था, इसका लेवल आपको किस तरह का लगा वो आप बता सकते हैं, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके और बेहतर बनाया जा सके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, वैसे देखिए इसमें मैंने रीजनिंग ऐड नहीं किया है, तो रीजनिंग इसलिए ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, और उसको समझाने के लिए जो स्क्रीन पर चीज़ें हैं वो वैसे तो समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्क्रीन पर उसको लिखकर समझाना। ठीक है, तो इस वजह से वो अभी नहीं ला पा रहा हूँ। तो फिलहाल आप अगर कमेंट करते हैं तो देखेंगे उसके बारे में कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, और प्लस यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।